कल दही चूड़ा के दिन जिस तरह से चर्चे हुए बिहार के राजनीतिक में, नीतीश कुमार चिराग जी के पार्टी में नहीं पहुंचे, जदयू के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं और चिराग जी जिस तरह से दिखाते हैं कि हम लोग एक हैं, और एक तरफ से मैसेज आता है कि लालू प्रसाद यादव के आवास पे पहुंचते हैं पारस जी। ये तमाम बात करेंगे, हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं और राजनीति में काफी इनका पकड़ है, प्रदीप यादव जी हैं। इनसे जानते हैं कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या है, क्या सही में इस 2025 की चुनावी साल है, कुछ बदलाव होगा या यही राजनीतिक रह जाएगा और इसी परिस्थिति पे चुनाव होगा। हमारे साथ है प्रदीप यादव जी। क्या है प्रदीप यादव जी? जी नमस्कार दीपक जी। जैसे कल की जो सारी घटनाक्रम के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार के राजनीतिक के बारे में। पारस जी आए लालू जी के पास, नीतीश जी आए, लौट गए। मैं उसी चीज का शुरुआत कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल हर एक साल 14 तारीख को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 10 नंबर राबड़ी आवास पे भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन करते आ रहा है। तो पार्टी इस बार निर्णय लिया कि जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो अपने जिले में आम कार्यकर्ताओं के बीच दही चूड़ा का भोज करेंगे। और 10 नंबर में ऐसा नहीं हुआ, भोज वहां अकलियत समाज के लोग और जो गरीब गुरबी मजदूर वर्ग के लोग थे उन्होंने जम करके दही चूड़ा का लुत्फ। पारस के मैसेज वो कैसे लेते हैं, और नीतीश कुमार जो चिराग पासवान के यहाँ नहीं गए, उनके दही चूड़ा की पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए यही तो बिहार, लंबा मत खींचिए, लंबा नहीं पाइए नेताजी। यही खूबसूरती है बिहार की राजनीति का। और लालू जी ने इसका संकेत दिया था ही आज से 15 दिन पहले कि बिहार में जो है लालू जी के लिए, और आप मीसा भारती जी का जिक्र कर रहे हैं, लालू परिवार का हमेशा दरवाजा एक गरीब तबके के व्यक्ति से लेकर के एक ऊपर तक तबके का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से, उनके लिए दरवाजा खुला रहता है हमेशा के लिए। चिराग पासवान जी कल जिस तरह नीतीश कुमार को गच्चा दिया, मेरा जो राजनीतिक सूझ है, जो मेरा राजनीतिक बूझ है, मैं ये चीज कह रहा हूं दावे के साथ कि 2020 के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह चिराग पासवान को पीछे से आगे करके, मैं क्या कर रहा हूं, पीछे से आगे करके नीतीश कुमार को 42 सीट पर लपेट देने का काम किया, और नीतीश अंडर प्रेशर भाजपा के अंडर अभी काम कर रहा है नीतीश कुमार, वही चीज भाजपा, उसी रणनीति के आधार पर भाजपा 2025 का चुनाव लड़ने की तैयारी कल दही चूड़ा खा करके, चिराग पासवान ने निमंत्रण दे करके और नीतीश कुमार के स्वागत के लिए नहीं आए, पत्तल खींचने का काम किया, और 25 में पुनः नीतीश कुमार, बड़ी बात बोल रही है, पत्तल खींचने की बात कर रहे हैं। एकदम चिराग पासवान, आप हमको निमंत्रण दिए एज ए सीएम, सीएम के कार्यक्रम का मिनट टू मिनट जो है हर एक लोग को पता, अफसरों को पता रहता है, और नेताओं को तो हमेशा पता रहता है कि जो नेता उनके घटक दल में है, और चिराग पासवान जी को एकदम पता होगा कि नीतीश कुमार का प्रोग्राम कितने बजे नीतीश एलजीपी दफ्तर आएंगे। मैं अपने दर्शक को समझा दूं कि प्रदीप यादव का यह कहना है कि चिराग पासवान ने बिहार के मुखिया को निमंत्रण दिया और उनके आगे से पत्तल खींचने का जो काम किया, ये एक बड़ा राजनीतिक बिहार के जो चुनावी साल इसमें बनने वाला है। क्या सही में बीजेपी जो पीछे के पर्दे से जो वो डायरेक्टर का जो रोल निभा रहे हैं, प्रोड्यूसर का, क्या चिराग को 2020 के पैटर्न पे भी इस बार 2025 में रोल अदा करवाएंगे? इस पे ही इसी तरह का जो है प्रदीप यादव आगे। देखिए 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान 50 प्लस से ज्यादा सीट मांग रहे थे, 50 प्लस 50 प्लस सीट मांग रहे थे, और उसी सीट शेयरिंग के कारण जो है, मतलब नीतीश और भाजपा से चिराग पासवान का नहीं बना, मतलब भाजपा से तो बना, नीतीश से नहीं बना, और लास्ट में चिराग पासवान नीतीश कुमार के सीट पर उम्मीदवार देने का काम किया। और देखिए अब तो नीतीश कुमार का जब बारी था वो बारी खत्म हो गया लोकसभा चुनाव का, अब तो पहले विधानसभा चुनाव है ना, बहुत लंबा नहीं जाना है, बात हम चुरा नहीं पाए और ये खरमास खत्म हो गया। जो एक चर्चा हो रहा है बिहार के पटना राजधानी के गली में कि बदलाव रियली में होगा, जो मीसा भारती से एक बयान आप लोग सुने होंगे, मीसा भारती ने कहा कि जो मेरे पिताजी चर्चा करते हैं वो कहीं न कहीं सही होता है, आप लोग
इंतजार करिए, ये क्या मैसेज है? नहीं, ये मैसेज ये है कि मीसा भारती का बयान को कैसे लेते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह प्रेशर पॉलिटिक्स झेल रहे हैं भाजपा और लोजपा से, तो नीतीश जी यदि इस तरह चीज को दब रहे हैं और नीतीश जी को ये लगता है कि हम प्रेशर में हैं, प्रेशर झेल रहे हैं, तो नीतीश जी खुद, लालू जी बड़े भाई हैं, नीतीश जी आए माफी मांगे लालू जी से, दरवाजे 10 नंबर में आए माफी मांगे। बाकी लालू जी का इच्छा है, छोटा भाई यदि उनका बड़ा दिल होगा, है ही, रहता ही लालू जी का, माफ करने का होगा तो माफ करेगा। लेकिन नीतीश जी को अब अगुवाई करना है कि उनको राजनीतिक रूप से आगे क्या करना है, ये नीतीश जाने। लालू जी के लिए हमेशा दरवाजा खुला है और लालू जी का दिल भी बहुत बड़ा है। 2-3 दिन पहले जो प्रगति यात्रा थे नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी का एक वीडियो जो है आपके तेजस्वी यादव पूर्व जो है डिप्टी सीएम विपक्ष नेता दिखाते हैं पब्लिक को कि देखिए किस तरह से बीजेपी जो है नीतीश कुमार को डायरेक्शन दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे मीडिया से, जनता से। मतलब इस तरह से जो है वर्तमान मुखिया प्रेशर में है। ये तो प्रेशर तो आम जनता को भी साफ दिख रहा है ना कि मुख्यमंत्री जी कहीं बोलते हैं तो बोलने में कहीं कुछ और बोल देते हैं, जब कुछ बोलने लगते हैं तो मीडिया के सामने वो लड़खड़ा जाते हैं, या मतलब उस तरह की चीजें हैं कि कुछ ऐसी चीजें भाषा निकल जाती है जो शोभनीय होता है। लड़खड़ा जाते वो अलग बात है, क्या सम्राट चौधरी अपने डायरेक्शन पे नीतीश को चला रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी और लोजपा के दबाव में जनता दल यूनाइटेड पार्टी चल रही है। कल पत्तल खींचने का काम किया और बीजेपी ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो कैसा कैसा मंत्री दिया, पद दिया, मतलब कि जो विभाग दिया है उससे भी जग जाहिर है। तो ये तो मजबूरी है, जदयू के कुछ जो लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं वो चला रहे हैं। नीतीश जी को तो मजबूरी है, नीतीश जी का जो पहले का नीतीश था वो नीतीश अब रहा नहीं। हाँ भाई, लालू घराना में तेजस्वी बोलते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे नीतीश जी को लाके 25 में। लेकिन मीसा भारती बोलते हैं कि पिताजी का बात कहीं न कहीं हर वक्त जो है सही होता है। तो ये राजनीतिक क्या है इनके घराना? देखिए, ये राजनीतिक यही चीज है कि नीतीश जी को यदि राजनीतिक रूप से बचना है, मतलब उनका राजनीतिक हत्या न करे भाजपा और लोजपा के लोग, नीतीश जी को यदि बचना है राजनीति के रूप से, तो तेजस्वी जी को आशीर्वाद दे। वो तो कहते ही थे कि मेरे बाद कौन बनेगा, तेजस्वी बनेगा, यही चलाएगा। तो नीतीश जी आए लालू जी के पास, दरवाजा खुला हुआ है बड़ा भाई के पास। तेजस्वी मानेंगे? मान जाएंगे ना, मान जाएंगे। नीतीश जी आएंगे तब, क्योंकि नीतीश जी को आना चाहिए। बड़ा भाई बुला क्या रहे हैं, मतलब कि एक संबंध है, मिले बैठे बाकी बात होगा। बाकी तेजस्वी जी तो है ही, यदि नीतीश जी आ जाएंगे कि चलो भतीजा तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुमको लेकर चलेंगे, तो तेजस्वी जी को क्या आपत्ति होगा, आ जाएंगे। तेजस्वी जी बीते अभी जो कल से और आज से देख रहे हैं कि माहौल राष्ट्रीय माहौल बन गया है। तेजस्वी यादव आरएसएस के जो है राष्ट्र अध्यक्ष मोहन भागवत जी पे खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है अति पिछड़ा दलित विरोधी हैं और वो जो है जाति जनगणना का विरोधी हैं और आरक्षण का विरोधी। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, इस मुद्दे पर मैं बोलूंगा, एक चीज आप सवाल और किए थे कि पारस जी के बारे में। हाँ। कि पारस जी आए थे निमंत्रण देने के लिए। हाँ। और आज लालू जी गए भी। हाँ। तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं कि ये हमारा संबंध है, ये हमारा स्वभाव है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम भाव से, आचार भाव से, शिष्टाचार भाव से हमको निमंत्रण दे करके किसी पार्टी फंक्शन में बुला रहे हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम जाएं। वही चीज हुआ, पारस जी ने लालू जी को निमंत्रण दिया, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी को निमंत्रण। तेजस्वी जी का तो कार्यक्रम है अभी जहानाबाद में, तो पारस जी निमंत्रण दिए थे, लालू जी गए। आज क्या मतलब ये पारस जी वाला आपने ऐड किया, क्या पारस जी का क्या मैसेज लगता है? क्योंकि दही चूड़ा के बाद जो इतिहास है बिहार की राजनीति, खरमास के बाद हर बार बदलाव हुआ है। क्या पारस जी आएंगे, क्या नीतीश जी भी आएंगे? इस पे थोड़ा सा संक्षेप में दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि निस्वार्थ भाव से पार्टी में आना चाहता है, राष्ट्रीय जनता दल में आना चाहता है, तो राष्ट्रीय जनता दल एक पूरा परिवार है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मोहन भागवत जी का बयान और तेजस्वी जी के बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरह नेशनल मीडिया पे चर्चा हो रहा है कि मोहन भागवत जिस तरह से कर रहे हैं कि 2024 में ही देश आजाद हुआ है और अति पिछड़े का बातें या जाति जनगणना का हो या आरक्षण का मुद्दे पर जिस तरह तेजस्वी यादव मोहन भागवत जी को घेर रहे हैं,
इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी जैसे आपका जिस तरह से संस्कार मतलब कि दिया जाएगा पूर्वजों के द्वारा, उसी संस्कार का कुछ ना कुछ अंश तो आपके अंदर रहेगा ही। मोहन भागवत जी और आरएसएस का ये इतिहास ही रहा है कि वो पिछड़ा, दलित और अकलियत विरोधी लोग हैं। वो इंसानियत के नाते वो संगठन है ही नहीं, वो पिछड़ा, दलित, अकलियत विरोधी है। ठीक है। और तेजस्वी यादव जी का आरोप को आप समर्थन करते हैं? तेजस्वी जी तो सही कहा ना कि आज तक क्यों नहीं किसी पिछड़ा समाज के व्यक्ति को कहा था कि बहुत सारे पिछड़ा समाज के लोग भी आरएसएस में काम करते हैं, तो क्यों नहीं किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय संघ आरएसएस का चीफ बनाया जाता है, किसी दलित व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया जाता है? सवाल तो सही है तेजस्वी जी का। महिलाओं को क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया जाए? मतलब भाजपा के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को आप सोच सकते हैं कि बना जाए, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, लेकिन आरएसएस का महिला नहीं बनेगा है? जब कहते हैं अर्ध नारी, अर्ध नारी मतलब कि अर्धांगनी भी बोलते हैं आप, मतलब जी उस तरह की चीजें होती है सनातन में। तो आप एक बार बना कर देखिए ना, मोहन भागवत जी को हटा करके किसी महिला को बना दीजिए, जो आप महिला बहुत दिन से आरएसएस में काम कर रही है, या किसी दलित समाज के व्यक्ति को आप बना दीजिए आरएसएस चीफ। तब ना दलितों में मैसेज जाएगा कि हमारे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जवानी जिंदगी खपाने का काम किया, आरएसएस के लिए काम करने का काम किया, उस व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। बीजेपी का आरोप है कि मुद्दा बने 2025 में मोहन भागवत जी का लेकर भी बीजेपी क्या कहेगा? जो चीज आप बोलिएगा उसी को कोई नहीं डिफाइन करेगा। आप वहां पिछड़ा, दलित और अकलियतों को गलिया रहे हैं, तो तेजस्वी जी उसी चीज को डिफाइन करेंगे ना कि आप उस चीज को गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बीजेपी क्या बोलेगा? बीजेपी का लास्ट बयान दे दीजिए। 25 में क्या कांग्रेस, राजद या नीतीश कुमार के भी लगते हैं कि अनुमान आप रखते हैं? आपकी राजनीतिक सूझबूझ क्या कहता है? क्या बदलाव कुछ लगता है, दिखता है? देखिए, ये चीज नीतीश कुमार जी को सोचना है। हाँ। राष्ट्र जनता दल को नहीं सोचना है। हाँ। राष्ट्र जनता दल विपक्ष में है। हाँ। और विपक्ष की जो भूमिकाएं होती है आम जनमानस के लिए, आम जनता के फायदा के लिए, उस चीजों के लिए राष्ट्र जनता दल के कार्यकर्ता और राष्ट्र जनता दल के नेता बिहार के हित के लिए तत्पर है। यदि बिहार हित में हमको लगेगा कि अकेले ही हम लड़ रहेंगे, अकेला ही हम मतलब अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो हम अकेला ही लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। बिहार का हर एक लोग, हर एक बच्चा ये चाहता है कि नीतीश कुमार जी अब सीएम नहीं रहे, उसके जगह कोई नया सीएम आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं रहे। यदि नीतीश कुमार आते भी हैं तो नीतीश कुमार के साथ सीएम फेस पर समझौता नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। बड़ी बात प्रदीप यादव ने बोल दिया कि अगर नीतीश कुमार आते भी हैं तो सीएम फेस नीतीश कुमार ना हो तो फिर कहां से होगा खेला? क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता अब नीतीश को हटा करके, जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो मीडिया में बोलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, उससे बिहार की युवा, महिला और जो पढ़े और शिक्षित लोग हैं, वो लोग चाहते हैं, उनके अंदर ये भावना है कि जो कार्यकर्ता के बीच हम लोग भी जाते हैं, नेता भी जा रहे हैं, उन लोगों की यह इच्छा है कि नीतीश कुमार जी सीएम पद से हट करके कोई नया व्यक्ति बिहार का सीएम बने। धन्यवाद। प्रदीप यादव जी ने जिस तरह से 2-3 आरोप लगाए और लास्ट में तो ये जिस तरह का बोल दिए कि बिहार के युवा और महिला नीतीश कुमार से अब जो है तबाह हो चुके हैं, इन्हें अब नहीं चाहते हैं कि बिहार के सीएम फेस हो या सीएम बने, अब नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से, लेकिन बार बार मेरा एक ही सवाल, बिहार में खरमास के बाद जो लगाया जा रहा है कि बदलाव हो सकता है, क्या ऐसा आप लोग को भी लगता है? प्रदीप यादव जिस तरह से ने डिफाइन किया कि लालू प्रसाद यादव का हर समय दरवाजा खुला रहता है और ये बड़े भाई का रोल निभाते हैं, अगर नीतीश कुमार माफी मांगते हैं तो सही में हो सकता है। लेकिन एनडीए में जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी का पत्तल, मेरा नहीं, ये प्रदीप यादव का सीधा आरोप है कि पत्तल जो है उनके आगे से खींचने का जो काम किया और बाद में जो है फोटो खिंचाने के लिए जो दिखाया कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर और डिप्टी सीएम थे बीजेपी का, ये जो दिखाया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार का बिहार में अपमान हुआ एनडीए के तरफ से? ये तमाम सवाल आपके लिए, आप लोग का क्या है राय? बिहार की बात अब की बार 2025 का मिशन क्या है? आप लोग प्रदीप यादव के बातों से कितना सहमत है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।